की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगोई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर हैं। तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर काले बादल घिर आए थे माँ। मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई और एक बार तो हवा ने मेरा अंश भी उड़ा दिया माँ। फिर बूंदे पड़ने लगी। वस्त्र बदल लो फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और अपनी आंखें मूंद लूं। मेरे तो शरीर भी नहीं छूट रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। गीले वस्त्र यही है ना तुम? वर्षा में भीगने के बाद कितना अच्छा लगता है ना माँ। आज के वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमाला में खो जाता है माँ। क्या बात है माँ, तुम चुप क्यों हो? देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, पर हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी माँ। मुझसे बात करो। क्या बात करूं? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या को तुम थक गई हो इसलिए सारा शेषदान मैं पटक दी, या को घर में तुम अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी माँ। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो। मुझे बताओ माँ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध औटा दिया है, शकरा मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रूम अभी तक सींच रहे हैं माँ। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसा करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या हुआ है माँ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता माँ। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ जो मुझे नहीं बताया। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ना जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं
और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने आकृतियां यहाँ देखी थी। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? ना जाने किस लिए आए हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहां मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? मैं देख रही हूँ तुम्हारी बातें सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है। वो लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुति नहीं है। कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कह रही हूँ मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ माँ। तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। माँ, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? आज तुम पर अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध और सभी संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल, अनश्वर। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल आत्म छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी की जा सकती हैं? भावना में भावना का वर्ण। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती माँ, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उसे घृणा करती हूँ। माँ, ग्राम के अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। हम जिएंगे हरिन चावक, जिएंगे, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। हम फिर कल वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे। खाएंगे ना। ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? अजग्राम प्रांतर में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। अब मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी महाजन में ले आओ। माँ ने दूध औता कर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है जब भी ये लोग यहाँ आते हैं
कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उनका सा हिस्स नहीं मिलेगा। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीख करना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। आराम से, आराम से। आहा, अब हम दूध पिएंगे। अरे, हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। ऐसे दूध ऐसे। पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारे का परिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है। ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरण को उठा ले आने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लाछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? इस प्रदेश में हिरणों का अखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसके लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरण शावक मुझे दे दो। ये हरिण चावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम्हें सोच के भूल कर रहे होगे कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मलिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तल इस पे घर के तल और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं। तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए होते हैं, पशु के लिए नहीं। मलिका, इसे मुझे दे दो। मेरी बाहों का आस्तरण ही इसके लिए पर्याप्त होगा। आराम से, मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते हुए देखता रहेगा? ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः तुम्हें बताना ही पड़ेगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए ये प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे मैं हरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ? राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं। थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। तुमने सुना नहीं माँ? राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो। आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होगा। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं।
तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ। मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ। तुमने सुना नहीं राज्य ने सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो तुम्हारे लिए आस्तीन बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं। अब उठ जाने दो। बहुत उठो नहीं माँ, इसी तरह बैठी रहो। राज्य ने सम्मान दे रहा है माँ। उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना नहीं मिलती रही है। अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है? मैं कह चुकी हूँ, मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ? क्यों तुम्हें इतना पूर्वग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ में आंखें मूंद कर दिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष है माँ, वो अवश्य ही दोष देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? वो व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में उसे अपने सिवा किसी से मोह नहीं। इसलिए कि वो मातुल की गोई नहाकर बहादुरों में खोए रहते हैं। मुझे मातुल और उसकी गौ से कोई प्रयोजन नहीं। मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती। मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। मैं पूछती हूँ वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वो तुमसे क्यों विवाह नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों के कैसे विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी। और अब जब उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, तब किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं माँ, विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम्हें उपादान हो, जिसके आशय से वो अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी। तब जो तुम्हारे सामने प्रश्न उपस्थित होगा, क्या तुम उसका उत्तर दोगी? क्या तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो कि ये मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है ना, आगे भी बीत जाएगा। हाँ, जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है तो मैं उसके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। अंबिका, अंबिका, अरे घर में हो कि नहीं? हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामदार जीव से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ यार मातुल? अरे मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए ये इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैन से कोई आचार्य आए हैं। यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही उन्हें अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु दो रथवा और 4 अश्वरोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका, ये हमारे प्रापितामह के एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से संकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागीने की बात कर रहे थे। अरे उसी की तो बात कर रहा हूँ। अरे तुम समझो, एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशावतंस कहते हैं मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ।
वो राज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता, इसमें क्रय और विक्रय की क्या बात है? सम्मान मिलता है ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ चुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा? वे लोग इसके अनुचर हैं जो अब स्तुति करके इसे ले जाएंगे। सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है मातुल, और तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारा भागिने लोक नीति में भी निशांत है। ये लोक नीति है? तुम इसे लोक नीति कहती हो? तो मैं कहूंगा लोक नीति और मूर्ख नीति में कोई अंतर ही नहीं है। अरे जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वो अपना मन बदल भी तो सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। अरे तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं, एक साधारण से कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल, मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास ही रहना? परंतु आपने ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं, तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। ये भी कहा था, किंतु वो भी तो कहा था। ये कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। अब आचार्य ने क्या कहा है? आचार्य ने कहा है वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। अरे साला, कालिदास की कविता? ना जाने इतने बड़े आचार्य को उसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। अरे इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरण साधक को गोदी में ले घर की ओर आ रहे थे, सौभाग्य से मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कवि कुलगुरु ये समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है, आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिए हो। मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। नहीं नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने कहा कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुके, रुककर जलते की अंगारी की दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके गृह में घुली जा रही हो। अब मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अतिथियों को देखूं। अब इस निषेध से आचार्य के पास बैठने को अगर आया था, और ये दुर्हीन चक्र की तरह मेरे पीछे चला आया। किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि। और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ, बहुत अच्छा किया। अतिथि वहां बैठे हैं और समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए, कवि कुल शिरोमणि जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। जी अच्छा। अंबिका, मेरा कर्तव्य कहता है जैसा भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और एक मन करता है उसे चोटी से पकड़ के चल कालिदास चल चल। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? हाँ देखा है। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है, वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं, जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है। विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं। कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका, मुझे विश्वास है उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं चाहता। मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे यह छोड़ दें। हमारे यहाँ किसी को हट छोड़ने या छुड़ाने का कोई प्रयोजन नहीं। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है?
मैंने अनुभव किया है कि उनके हठ के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। और मैं जानती हूँ वो रेखा क्या है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। किंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग अद्वित संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें इन सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में मल्लिका, चलूं। मुझे एक बाहर की व्यक्ति के सामने कहना होगा, मैं इस समय तुम्हारे मां जाने के पक्ष में नहीं। निषेध बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निषेध। क्षमा चाहता हूं अंबिका। भावना, ओह, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका। या तो मैं समय का ज्ञान नहीं रहा, आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। तुम जानते हो विलोम, तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सहन नहीं होगा। मैं जानता हूं अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वो लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूं साफ कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष या दोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूं तुम इस समय बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रहे अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूं उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने कुछ सोचा तो होगा। मैं इस समय कुछ भी सोचना या समझना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की मां इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है।
कालिदास उज्जैन चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहीं पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? क्यों? तुमने इतने वर्षों तक सारी पीड़ा कैसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती? तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपना इस समय तुम्हारे पास होना अवश्य समझता हूँ क्या? मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया था। आशा करता हूं कि वो अभी आएगा। मैंने मल्लिका को देवी के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं ही इसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। परंतु तुम अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं कि तुम कब, कहां और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किन नए छंदों का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है, और उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अरे हाँ, सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना तो मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ, बहुत। एक मित्र से बिछड़ने का दुख किसे नहीं होता। कल ब्रह्मा मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्मा मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी में जाकर गांव वालों को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। रंगशालाएं, मदिरालय। आर्य विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूं तुम मुझे यहाँ देखकर समय प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। इसमें तो कोई विचित्र बात नहीं है। भाई, विलोम का कुछ भी करना विचित्र नहीं है। हाँ, कुछ ना करना विचित्र हो सकता है। यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपाओ। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। और कालिदास क्या है? एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है, तुम उस सत्य को स्वीकार करते हो। उस निकटता के अधिकार से मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे कितनी दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अब तो वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय है कि तुम अब तो वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। ठहरो अंबिका। आज तक गांव में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा था। आर्य विलोम, आप उसे दृष्टि में रखते हुए क्या ये उचित नहीं कालिदास साफ बता दे उसे? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं बाध्य है? परंतु संभव है कालिदास की अंतरात्मा उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो।
अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें एक कालिदास की बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें तुम्हारी ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो गांव में चले पूछना है। तो तुम अपनी अंतरात्मा से ही मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं बस यही जानता हूं कि मुझे उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति उत्सुकता है तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा हो कि तुम जाने का निश्चय कर लो, उस स्थिति में क्या ये उचित नहीं कि अरे विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा सब समझती हूं। आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप इस समय एक अंचे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इसकी मैंने आवश्यकता नहीं समझी। मैं जानता हूं तुम मुझसे घृणा करती हो, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आ पहुंचे, तब के लिए क्षमा चाहते हुए। फिर उदास हो गए? देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राष्ट्र स्वीकार करने का ही नहीं है। उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा है। और वो प्रश्न मैं हूं ना? तुम मुझे जानते हो ना? तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहां रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूं तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूं इस समय तुम अपनी आंखें देख सकती। मेरी आंखें इसलिए गिली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम यहां से जाकर भी कभी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारे प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वो सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूं कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम गिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का ही नहीं है। मैं ये अनुभव करता हूं कि ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश है, ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, पशुपाल है, हिंडों के बच्चे हैं। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से ज्यादा अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से जो तुम ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। आज तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। और नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। और उस जीवन की अपनी उपेक्षाएं भी होंगी।
ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नए अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। मेरे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहां से जाकर भी यहां से दूर नहीं होंगे। यहाँ के मेघ, यहाँ के हरिण, यहाँ की वायु, इन सब को तुम साथ ले जाओगे। और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होंगी। उड़कर आते मेघों में गिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा हो। वैसे भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। मल्लिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका? चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने काले मेघ गिरे। कल ये मेघ उज्जैन की ओर उड़ जाएंगे माँ। अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वैसे ही ज्वर आता है अभी। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक हो। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उससे मिला हूँ। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि कालिदास उज्जैनी जाकर इस तरह वहां के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वो वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। जहां उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की है, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुम्हार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसके प्रति वो उन्हें मिल नहीं पाई। यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं।
फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना ये भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका विवाह हो गया है। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह के लिए तुमने। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। सुना है राजदूहिता बहुत विदुषी है। हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा ना कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। उनकी प्रगति में मैं बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का ये रूप ना होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर है? पहले माँ काम करती थी, आज वो अस्वस्थ है तो मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दूं, आती हूँ। माँ ठंड लगती हो तो चादर ढका दूं। लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। तो वैसी आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? क्या कहती हैं? कहती है जब भी ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध तो कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो भी हुआ वो तो अच्छा ही था ना। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों तक नहीं सूखते। हैं? नहीं, परंतु नहीं कैसे? सहसा उत्तेजित हो उठे आ रहे निषेध। मैंने अभी अभी एक आकृति को घोड़े पर जाते देखा है मल्लिका। तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वो एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा है मल्लिका, वे स्वयं घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इसी राष्ट्रीय वेशभूषा में और कोई न पहचान पाए, निषेध की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। राज्य कर्मचारी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। मैं अभी जाकर उन्हें देखता हूँ। वो आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा होगा, वैसे ही वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी से कहने वाले व्यवसायों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी मेघदूत की पंक्तियां तुम्हें गा गा कर सुनाऊंगी और पर्वत शिखर से घंटा दुनिया गूंज उठेंगी और अपनी भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचनाओं के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूं, मेरा भी कोई है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है और सोच नहीं पा रही कि तुम भी वही हो या
हमें विश्वास है हम इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़े हैं। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त? ये देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव मेघदूत एवं रघुवंश के प्रेरणता कविंद्र, राजनीति निशांत आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक। देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंशदुहिता देवी प्रेंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्ण सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। कुम्हार संभव और मेघदूत की प्रतियां तो कालिदास ने लिखी हैं और आप कह रहे हैं कि वो गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वो कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे जी। मिलने आ रही है। और मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इस मौन को आपका आदेश समझते हुए हम ये कार्य अभी अपने हाथों संपन्न किए देते हैं। चलो। अनुस्वार हाँ अनुनासिक, मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अच्छा। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। वो गिर गई तो उस स्थिति में ये आसन इधर। ये आसन इसकी वर्तमान स्थिति के 7 अंगुल दक्षिण की ओर कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ ये आसन 5 अंगुल उत्तर की ओर होना चाहिए। सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, आसन को यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभ मैं समझता हूँ ये कुंभ एक इस कोने में एक इस कोने में होने चाहिए। पर मैं समझता हूँ कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। और मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को नहीं रहने दिया जाए। और वस्त्र? वस्त्र क्या हुआ? अनुनासिक, ये वस्त्र। अच्छा ये वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? कौन सा प्रमाण? प्रमाण 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 ये तो याद नहीं। ये याद है कि ऐसा प्रमाण है? हाँ है। तो ये एक संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। तो संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को यही रहने दिया अच्छी जाए। बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। परंतु ये चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। ओ, ये चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की वस्तुओं को भी हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। और धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ भाल में बाल लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात में हम दोनों सहमत है कि चूल्हे को ना हटाया जाए। मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। हाँ, मेरे विचार में तो कुछ विशेष नहीं। तो हो गया। तो चले चलो। नहीं, क्या हुआ? अभी शेष है। क्या? एक दृष्टि और डालने। तो डालो दृष्टि डाल। अधिकारी वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। क्यों अनुस्वार? हाँ, हो गया ना? क्यों अनुनासिक? हाँ हो ही गया। हाँ, कार्य तो पूरा हो गया। अरे नहीं, अभी दृष्टि डालना और शेष है। तो वो दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी फिरंगू मंजरी बाहर पहुंच गई हैं। देवी बाहर पहुंच गई है। देवी बाहर पहुंच गई। चलो, प्रणाम देवी। आइए ध्यान से आइए। वो इस ग्राम की सबसे संस्कारी,
सबसे चंचल और सबसे भोली लड़की है मल्लिका। आओ मल्लिका, आओ आओ। देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं। तो यही है हमारी मल्लिका, इस सारे ग्राम प्रांतर की राजहंसनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया? आर्य मातुल, अब आप जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। परंतु आपके लिए आसन? उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने दूसरी बात है। बड़े कुल की यही विशेषता होती है मल्लिका। आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको थकाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मुझे थकाया है आपने, और आपके कारण मैं थकूंगा? मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घुमाऊं, एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो? देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख। मैंने अपने सब पशु बरसों पहले ही बेच दिए थे, और सच कहूँ तो उसमें मुझे लाभ ही रहा था, क्योंकि वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। क्योंकि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कहीं कुछ बिखरा पड़ा है, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, देवी के लिए कुछ बैठने की व्यवस्था करो, नहीं तो देवी ऐसी खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे चिंता करने की आवश्यकता? अरे चिंता करने के लिए अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ, ठीक है। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, सचमुच कितनी सुंदर हो। जानती हो, हम पहली बार तुमसे मिल रहे हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम तुम्हें वर्षों से जानते हैं। आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहते, तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहते हैं। उन्होंने कई बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, प्राय यहाँ का स्मरण क्या करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लो तो मैं आपके लिए। आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें यहाँ लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस ग्राम को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस ग्राम का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। इस ग्राम का वातावरण? यहाँ से दूर दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा कि कुछ दिन आप इस ग्राम में ही रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु हमसे इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। इसे आंखों में व्यक्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, परंतु इतना अवकाश कहाँ। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। बैठो, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं है ये? कालिदास की। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगीनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविलीन हो जाते हैं, इसीलिए राजनीतिक कार्य से उनका मन उखड़ने लगता है। राजनीतिक साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बड़ा अनिष्ट हो सकता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। अधिक परिश्रम पड़ता है इसमें। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठी रहो,
मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। ये इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय इस तरह नष्ट न हुआ करे। इसीलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ के से कुछ घरों का भी हम वहाँ निर्माण करेंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो इस कार्य के लिए आदेश दे जाएंगे। क्यों? आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों से इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं मेरी हो। माँ यहाँ है। ये कोई बाधा नहीं है। चाहो तो तुम्हारे माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। क्षमा चाहती, मैं अपने आप को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे अधिक के अधिकारी नहीं समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। तुमने उन्हें देखा है? देखा है। तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उन्हीं के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी है। मेरे साथ चलो। तुम जिससे भी चाहो। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा भी अपना घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। इसके मन में यह कल्पना नहीं, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके मन में। तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो चलकर लेटी रहो। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। ये घर मेरे लिए घर नहीं, एक काल गुफा है जहाँ मैं हर समय बंद रहती हूँ। तुम चाहती हो मैं किसी आने वाले से बात भी ना करूं, परंतु माँ तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा में फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। राजवधू, ये घर सदा से इस स्थिति में नहीं था। मेरे हाथ चलते तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती, बुहारती। यहाँ की कोई भी वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम माँ बेटी भी यहाँ गिरी टूटी सी रहती है। वो सब इसलिए। देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चलती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब जो कुछ भी संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थापतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिरा। ऐसा मत कीजिए। इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, हम ऐसा आदेश नहीं देंगे। फिर भी चाहूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी राजवधू। आपको बताना चाहती थी कि हम लोग। मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए लो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हें मैना कहती थी, उसके अंतर की कोमलता जाग उठी है। वो आज तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों स्वीकार नहीं कर लेती? इस घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा सौभाग्य और तुम्हें क्या चाहिए? राज करने की अपनी जीवन दृष्टि है माँ।
उसके लिए कोई कैसे उत्तरदायी है? परंतु राजकन्या के आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वो किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। परंतु माँ, माँ कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं जानती। माँ इस तरह शब्द क्यों अंबिका? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। आज तो सारा गांव तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? हाँ, ये अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा सौभाग्य एक शुद्ध के जीवन में कहाँ समा सकता है? मेरा तो मन कहता है विलोम, मैं इस पूरे गांव में जाकर ये घोषणा कर दूं कि इतने वर्षों के दुख और अभाव का ये फल मिला है। वो लोग कहते हैं इस घर की भित्तियों का परिसंस्कार। तुमसे कहा है माँ, तुम बात मत करो, तुम स्वस्थ नहीं हो। आज गांव के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। वो लोग बहुत व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए सामग्री एकत्रित करनी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर के ले जाना चाहते हैं। वो लोग समझते हैं यहाँ के पत्थर भी मूल्यवान हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। ये और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। तो तुम भी जाकर क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है फिर यहाँ कोई पत्थर शेष ही ना रह जाए और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही ना रह जाए। वो लोग आज यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और ले जाकर उन्हें दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, अंबिका, ये घर, आकाश, सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समझ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। जहाँ वह चित्र नहीं है वहां भी वह चित्र देख लेती हैं। एक कलाकार को तो मैंने यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बनाते देखा है। उन्हें धूप में अपनी छाया अवश्य और सी लगती होंगी। वो कौन राक्षसी थी विलोम जो किसी छाया को पकड़कर अपने में जकड़ लिया करती थी? मैं चाहती हूँ मैं वो राक्षसी होती, उसे अपनी छाया से। तुमसे कहा है माँ, तुम बात मत करो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। गांव का उत्सव और कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है, कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वो लोग चली भी जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है अंबिका भी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ वो एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे ही नहीं तोड़ता, विशेष रूप से वो जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। क्यों मल्लिका, उसे आना नहीं चाहिए? आर्य विलोम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विशुद्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विशुद्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है कि इन कारणों से उसका मन विशुद्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अंबिका नहीं कह पाती, मैं कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ न कर रहा है, मैं जानता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहूंगा। परवरिश शिखर की ओर से अत्यावश्यक को देख रहा हूँ। संभव है कुछ समय होना चाहेगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहे तो यही एक स्थान नहीं है। परंतु यही स्थान क्या बड़ा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। मैं आज फिर उससे ही मिलूंगा। आर्य विलोम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप यहाँ ठहरने का हट न करें। मैं आपसे कह रही हूँ आर्य विलोम, आप यहाँ से चले जाएं। ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती इस समय आप मेरे घर में हो। आर्य विलोम, माँ इनसे कहो कि यहाँ से चले जाए। माँ इनसे कहो कि यहाँ से चले जाए। माँ, आर्य विलोम तुम यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती यहाँ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। आर्य विलोम, माँ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। माँ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती यहाँ कोई ऐसी बात हो जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। माँ आर्य विलोम तुम यहाँ से चले जाओ। आर्य विलोम, ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती इस समय तुम मेरे घर में हो। आर्य विलोम, यहाँ से चले जाओ।
चला जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ रहने से कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु जान सकता हूं कि मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों अंबिका? मैं जानती थी, अब से नहीं तब से ही जानती थी। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं। मैं जो उसके संबंध में सोचती थी, ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। आर्य विलोम, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक हो, घृत और मधु का सेवन किया करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, अगर आवश्यकता हो तो हमें आप मधु की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। ऐसा? अच्छा अंबिका, परंतु कभी मधु की आवश्यकता पड़ जाए तो संकोच मत करना। मल्लिका, यहाँ आओ। अब भी रोती हो उस व्यक्ति के लिए जिसने उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। मल्लिका, कौन है? मैं हूँ मातुल। देखो, वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति कर दी है। आर्य मातुल, आप इस वर्षा में? वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण ही नहीं थी। सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है।
पहले जब 2 पैरों पे चल लेता था तो कभी मैंने भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब स्थिति ये है, बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। अरे ये जानता कि राजमहल में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़ कर ना जाता, और अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकनी शिलाखंडों से तो मेरे घर की मिट्टी अच्छी थी मल्लिका, जो पैर को पकड़ती तो थी। अब तो घर के रहते बेघर हो रहा, ना घर के अंदर रहते बनता है ना बाहर। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? ये घर कितना अस्त व्यस्त हो गया है मल्लिका। अंबिका के न रहने से घर की अवस्था ही नहीं रही। ये सच है कि पिरंगू मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी? मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही है, हल्की हल्की बूंदे हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वही वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर से धरासार बरसने लगा तो बस। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना है, परंतु विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा हो उतना ही संभव है कि ऐसा ना हो, और ये भी संभव है कि जो हो वो ना हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है, और सुना है कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है और अब वो पुनर्उज्जैनी चले गए हैं? नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहाँ के लोगों का तो कहना है उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन और दूसरे कालिदास, मैं आज तक दोनों में किसी की दूरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं समझ पाता हूं सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस सत्य नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, वो नहीं गया है तो भी मैं झूठा हूँ। ये तो ठीक है। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुम्हें यहां से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की,
मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूं। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या तुम जीवन को मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूं मैं। इस जीव को पहचानते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और अब मां के स्थान पर मैं इसकी देखभाल करती हूं। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो दूसरा ना हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल एक विशेषण हूं। व्यवसायी कहते हैं उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारंगणियाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने क्या वारंगणिया का ये रूप भी देखा है कि आज तुम मुझे पहचान सकते हो? मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूं। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु क्या मेरे अभाव के पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों से भी नहीं छिपता ही नहीं, एक एक करके नष्ट कर देता है। परंतु मैंने ये सब सह लिया इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी। और आज ये सुन रही हूं तुम संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरे सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन है, वैसे ही मेघ गरज रहे हैं, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
संभवतः पहचानती नहीं हो, और ना पहचानना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूं, और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो। और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल चुका है। यह संभव है, परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में ही हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये स्वप्न नहीं है। नहीं, ये स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहां हूं। दिनों की यात्रा करके थका हारा यहां आया हूं कि एक बार यहां के दृश्य को देख लूं। बहुत थक गए हो। मैं अभी, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, और मैं नहीं चाहता। और जब हूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो। और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल चुका है। यह संभव है, परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में ही हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये स्वप्न नहीं है। नहीं, ये स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहां हूं। दिनों की यात्रा करके थका हारा यहां आया हूं कि एक बार यहां के दृश्य को देख लूं। बहुत थक गए हो। मैं अभी, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, और मैं मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। वर्षों के बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। बहुत थक गए हो। थक गया था, अभी भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहां पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों के त्यों यथास्थान। परंतु कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। मैंने नहीं बदला। जानता हूं मलिका, तुमने नहीं बदला। परंतु मलिका, मैंने नहीं सोचा था कि कभी ये घर मुझे अपरिचित सा भी लग सकता है। यहाँ की हर वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित सा लग रहा है। और तुम भी आज अपरिचित सी लग रही हो। यह संभव है, दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल चुकी है। तुम बहुत थक गए हो। आंखों से तो लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। बैठ जाओ। हाँ, दिनों की यात्रा करके यहाँ आया हूँ। काश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। आर्य मातुल से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उनसे भी बंधनों से मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसते रहे हैं। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्रगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है।
रहने दो। तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। हर समय द्वार बंद, हाँ? हर समय द्वार बंद। कौन था ये? कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु इसका स्वर मुझे बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में कुछ कह रहे थे? हाँ? लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे इस घर की तरह ये भी बदला हुआ रूप है। तुम बहुत थक गए हो और अस्वस्थ हो। बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। कहो, तुम क्या कह रहे थे? हाँ, कहो, मैं सुन रही हूँ। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मल्लिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? उसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं ये आशंका थी कि वो वातावरण मुझे अपने में छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें जानकर बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को अनुभव दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ना तो मैं बदल सका ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ भी मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हो सका। किसी और के लिए वो जीवन और वातावरण स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार यह अनुभव होता कि मैंने सत्ता और प्रभुता के मुंह में आकर उस क्षेत्र में अधिकार प्रवेश कर दिया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूं। कश्मीर जाते हुए यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे अपने से वितृष्णा हो रही थी, उन सभी से भी वितृष्णा हो रही थी जिन्होंने मेरे आने के दिन को एक उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। जाने के दिन तुमसे नहीं मिला क्योंकि बहता तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी, परंतु उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। और यही आशा लिए मैं यहां से चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब ये सब मैं तुमसे कह सकूंगा, अपने मन के द्वंद्व का तुम्हें विश्वास दिला सकूंगा। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं मैंने कुछ नहीं लिखा। जो कुछ भी लिखा है वो यहीं के जीवन का संचय था। मेघदूत की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब इनसे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राण नहीं हुई। चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप से टूटा था कि... नहीं, वो सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंची? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई थी।
तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु ये यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? उज्जैन से आने वाले व्यवसायी कभी यहाँ से होकर भी जाते थे। और इनके लिए धन? धन एकाग्रत करने के लिए बहुत समय रहता था। जो अभाव मुझे वर्षों से सालते रहे हैं, वो आज और भी बड़े प्रतीत होते हैं। मुझे वर्षों पहले यहाँ जाना चाहिए था, ताकि यहाँ की वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो आज तक नहीं लिख पाया। परंतु इससे भी तो आगे जीवन शेष है। क्या हम आज से आरंभ कर सकते हैं? मल्लिका, किसके रोने का स्वर है ये मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिनों में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, अधिक ऊंचे मत चढ़ो, परंतु नहीं, भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए अब फिसल गए। फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? अरे भैया विलोम, आज का तो दिन ही ऐसा है कि न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां भी बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित भी परिचित नहीं लगती। अब ये कितनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान नहीं रहा। क्या बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। शब्द भी परिचित, स्वर भी परिचित। देखो मल्लिका, कौन आया है? कालिदास। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट ही दूर हो गया। बहुत दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझी से घृणा करते हो? परंतु मेरा तुम्हारा संबंध इस तरह टूट नहीं सकता। तुम्ही ने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? देखो, उस निकटता में मैंने अंतर नहीं आने दिया। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? अरे तुम इस तरह स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम अब तो इस घर में आचित अतिथि नहीं है, अब तो वो अधिकार से आ सकता है। नहीं, अब तो वो कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं, कहोगे कितनी आकस्मिक बात है। तुम्हारे जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे और आज भी यहीं मिले हैं, परंतु सच मानो ये आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यहीं होती। अरे हाँ, तुम्हें हनी शावक बहुत पसंद है ना?
एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? पता है उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? अरे विलोम! क्यों तुम नहीं चाहती कालिदास ये जाने की अष्टावक्र क्या कहता है? परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। संभव है कालिदास ही देख कर बता सकी कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? चलो आओ देखोगे, आओ। विलोम, इस समय तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? इस घर से, इस ग्राम प्रांत से ही? विलोम, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। क्योंकि तुम लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी भूमि तो मैं आज फिर अपनी प्रतीत होने लगी है। परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है। और तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, मैं चला जाता हूं। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम एक आज अतिथि हो, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना रह जाए। जो व्यक्ति वर्षों में एक बार आया है वो जाने आगे फिर कभी ना आए। चलो विलोम भैया, चलो। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि ऐसा ही एक आषाढ़ का दिन था। ऐसे ही मेघ गरज रहे थे, ऐसे ही वर्षा हो रही थी। और भी तो कुछ सोच रहे हो? और मैं एक हरिण शावक को अपनी गोद में उठा कर लाया था। तुमने उसका उपचार किया था। तुम कह रहे थे तुम अत से आराम करना चाहते हो। मैं कह रहा था कि मैं अत से आराम करना चाहता हूँ। यह इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।